अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, शेयर होल्डर्स इक्विटी। लास्ट क्लास जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी डैमेज होने की वजह से सिर्फ लास्ट पॉइंट का हमारा क्वेश्चन था, तो वहीं पे ख़त्म हो जाना था और फिर हमें आपको बताना था कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पे कट ऑफ हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो बेसिकली लास्ट ऑप्शन था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था। वो क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे थे, जिसमें आपको जो है हम एफ ऑप्शन के बारे में, कन्वर्टेबल शेयर्स के बारे में बता रहे थे और जी ऑप्शन उसमें से हमने करना नहीं था। तो एफ ऑप्शन तक जो है हमने क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 अब हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पार्ट नहीं है सिलेबस का। क्वेश्चन नंबर 8 आज और 9 दो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे। ये हमारी लास्ट क्लास है अकाउंटिंग से रिलेटेड, और हमारे सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले रह गए थे, जो हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, आपके पास बुक का पेज नंबर 515 जिस पे क्वेश्चन नंबर 11.8a होगा वो आपके पास ओपन होना चाहिए, जिसमें लिखा है अर्ली 2013 में फिगर कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म विद ऑथराइज्ड कैपिटल टू इशू 50,000 शेयर ऑफ 1 par वैल्यू कॉमन स्टॉक। कहता है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है, 50,000 शेयर है और कॉमन स्टॉक से रजिस्टर्ड हुई है ₹1 के शेयर के मुताबिक। आगे इशुएंस की बात कर रहा है। ऑल शेयर वर इशूड एट प्राइस 8 पर शेयर। वो ₹1 का शेयर जो है वो ₹8 का सेल हुआ है और सारे शेयर आपने इशू कर दिए हैं, यानी 50,000 के 50,000 इशू हो गए। द कॉर्पोरेट रिपोर्टेड नेट इनकम, उसको नेट इनकम हुआ है। मेरे पास अमाउंट मैंने पहले बात की, अगर आपके पास एडिशन डिफरेंट है, समटाइम जो है नया जो है जो कॉपी आती है उसमें थोड़ी सी अमाउंट चेंज कर देता है, तो आपके पास अमाउंट चेंज हो सकती है। मेरे पास नेट इनकम जो है फर्स्ट ईयर में 9500 है 2013। थोड़ा सा ऊपर ब्लैक जो है इंक में चली गई है, तो इसलिए ये 95,000 या 9500 है। सेकंड जो है 2014 में उसको 27,500 जो है वो प्रॉफिट हुआ है, जबकि 2015 में 75,700 जो है वो प्रॉफिट हुआ है। नो डिविडेंड फॉर डिक्लेयर, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया, यानी कोई ना डिक्लेयर किया गया ना दिया गया है, कुछ भी नहीं डिविडेंड हुआ। इन 2014 दी कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर, जबकि 2014 में जाके कंपनी ने 35,000 के शेयर खरीद लिए हैं, लेकिन इन 2015 में जाके उसने वो 35,000 वाले शेयर 40,000 के दोबारा से सेल कर दिए, दोबारा से इशू कर दिए। फिर प्रिपेयर द स्टॉक इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आप स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाएं 31 दिसंबर 2015 को, जिसमें आपने सपोर्टिंग कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है रिटेन अर्निंग की। बी ऑप्शन में हमें कहता है बुक वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक बताएं। सी ऑप्शन में हमें एक और रिक्वायरमेंट है, वो हम जब सी ऑप्शन पे पहुंचेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11.9 का ए ऑप्शन, जिसमें हमें जो है हमें रिक्वायरमेंट है वो हमने स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर, इक्विटी सेक्शन बनाना है बैलेंस शीट का। और किस तरीके को बनाना है? दिसंबर 2015। सबसे पहले हम प्रेफर्ड स्टॉक लिखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी प्रेफर्ड स्टॉक नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास कॉमन स्टॉक है। तो सबसे पहले आपने कॉमन स्टॉक इशू किए हैं जिनकी पार वैल्यू थी 1, और आपने 50,000 से ऑथोराइज थे वो सारे के सारे इशू कर दिए हैं। इसका मतलब आपके पास कॉमन स्टॉक जो है वो 50,000, लेकिन आपने इशू ₹1 का नहीं किया, आपने ₹8 का इशू किया है। इसका मतलब ₹7 आपकी प्रीमियम है, जिसको हम एडिशनल स्टॉक बोलते हैं, एडिशनल पेड अप कैपिटल या पेड अप स्टॉक बोलते हैं, एडिशनल पेड अप स्टॉक और कैपिटल। तो 50,000 थे, ₹8 का इशू किया तो ₹7 एडिशनल हुए,
तो ये 7 रुपये मिलाकर 7 5 बार 35, 3,50,000 से आपका एडिशनल एंड पेड अप कैपिटल है, एडिशनल पेड अप कैपिटल है आपका। उसके बाद पहले हम प्रेफर्ड स्टॉक लिखते हैं, वो नहीं था, फिर हम कॉमन स्टॉक लिखते हैं, फिर एडिशनल लिखते हैं, हमने लिख लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं रिटेन अर्निंग। लेकिन रिटेन अर्निंग ऐड करने के लिए हमारे पास जो है ऐड इसमें करते हैं रिटेन अर्निंग पुराने क्वेश्चन के मुताबिक। ये मैंने जगह छोड़ी है, इसका मैं आपको पर्पज बताता हूँ क्या जगह छोड़ने का पर्पज है। उसके बाद हम लिखते हैं रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका आपको तरीका बताया था, और रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं आपको। वो कैलकुलेशन क्या होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग, साल के शुरू वाली, तो पिछले साल से हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं जो इस साल आपने नेट प्रॉफिट कमाया है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद अगर नेट लॉस हो तो माइनस कर देते हैं, और उसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं इन केस की कोई डिविडेंड है। अगर प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक को कोई डिविडेंड पे किया है तो हम उसमें से लेस कर देते हैं। फिर जो हमारे पास बचती है उसको हम बोलते हैं एंडिंग रिटेन अर्निंग। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखने वाली आ जाती है, जो अमाउंट हम इक्विटी सेक्शन में पुट करेंगे। अब जबकि इस क्वेश्चन में चूंकि कंपनी अब रजिस्टर करवाई गई है, इसलिए उसके पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट के बारे में उसने बताया 2013 में आपको 9500 रुपये की नेट इनकम हुई है। नेट प्रॉफिट के बारे में उसने बताया, नेट प्रॉफिट में एक से ज़्यादा कैलकुलेशन है, जिसमें उसने बताया कि 2013 का जो प्रॉफिट है वो 9500 है। अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है बुक टू बुक। उसके बाद 2014 का जो प्रॉफिट है वो 27,500 है। और 2015 का जो प्रॉफिट है वो 75,700 है। तो हम तीनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो 3 सालों में उसने कमाया वो आ जाएगा। तो 9500, 27,500 और 75,700 टोटल मिला के 1,12,700 का जो है कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। 1,12,700 का है। तो ये हमारे पास रिटेन अर्निंग हुई। उसने कहा है नो डिविडेंड पेड, कुछ भी डिविडेंड पे नहीं किया। तो जब कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया तो 1,12,700 ही आपकी एंडिंग रिटेन अर्निंग आ गई, जो कि हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो इस तरह हम रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन एक बात और इसने लिखी हुई है, इन 2014 जब उसने कंपनी उस 2014 में इन 2014 द कंपनी परचेजेस ओन शेयर, उसने अपने शेयर खरीद लिए। मैंने कहा था जब कंपनी अपने शेयर खरीदती है उसको ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। द स्टॉक दैट इज परचेज बाय द कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस और परचेज इट्स ओन शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इज नोन एज ट्रेजरी स्टॉक और ट्रेजरी शेयर्स और ट्रेजरी कैपिटल। तो इसको हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। तो हुआ कि उनके इन 2014 में उसने 35,000 के शेयर खरीदे। लेकिन अब यहाँ पे हमें लेस करते हैं, हम हमेशा यहाँ पे जब भी आता है ट्रेजरी स्टॉक तो हम यहाँ पे लेस करते होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लेस क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन ये है कि उसने 35,000 के खरीदे, लेकिन 2015 हम 31 दिसंबर 2015 को बना रहे हैं, उसने 2014 को खरीदे। लेकिन क्या किया, इन 2015 इट रीइश्यूड ऑल इट्स ट्रेजरी स्टॉक, उसका तमाम ट्रेजरी स्टॉक जो है वो 40,000 का इशू कर दिया। जब आपने परचेज किया था, परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, तो वो था 35,000 का। अगर ये इशू ना करते तो मैं यहाँ पे 35 लिख देता, लेकिन आपने सारा ही री-इशू कर दिया, आपने दोबारा लोगों को ये इशू कर दिया। लेकिन इशू किया 40,000 रुपये का, तो इसमें 5,000 रुपये का आपको नफा हुआ है, दैट इज का प्रीमियम। और प्रीमियम को हम बोलते हैं एडिशनल पेड अप कैपिटल। इसका मतलब है यहाँ पे फिर हमें हेडिंग देनी पड़ेगी कि ये एडिशनल पेड अप कैपिटल किसका है, कॉमन स्टॉक का। और इसके साथ हम और एक लिख देंगे एडिशनल पेड अप कैपिटल, जो कि हमें हुआ है ट्रेजरी स्टॉक में से, क्योंकि हमने 40,000 के बेचे हैं, जो कि खरीदे थे 35,000 रुपये के।
तो 5,000 रुपये का हमें ये प्रॉफिट हुआ है। अब हम प्री स्टॉक इधर नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये हमारे पास अब रहे ही नहीं है, ये सेल हो गए हैं, बिक गए हैं। तो ये ऐड होगा क्योंकि ये हमें प्रॉफिट हो गया, एडिशनल कैपिटल में ऐड होता है। अगर प्री स्टॉक होता हमारे पास मौजूद तो वो लेस हो जाता क्योंकि वो हमने लोगों को पैसे वापस कर दिए होते हैं, अब वो हमारा कैपिटल नहीं रहता। तो अब हमारे पास 50,000, 3,50,000, 5,000 और 1,12,700 ये टोटल कैपिटल आपके पास है 55,70,700। ये हमारे पास टोटल जो है वो टोटल इक्विटी इसको हम बोलते हैं। ये टोटल इक्विटी हमारे पास इस टाइम ये है। टोटल ओनर के पैसे बिजनेस में 5,17,500। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो हमने पिछले 2 सालों में भी की थी। बी पार्ट में कहता है एज ऑफ December 30, 31 दिसंबर वाले दिन कंप्यूट द बुक वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। तो आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर कॉमन स्टॉक के एक शेयर की बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इसका फार्मूला होता है टोटल इक्विटी, लेकिन अगर कोई प्रेफरेंस शेयर हो वो माइनस कर देने हैं। टोटल इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है तो मैं सिर्फ टोटल इक्विटी लिखूंगा। डिवाइड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग, जितने शेयर आपने लोगों को इशू किए हुए हैं अभी तक, शेयर आउटस्टैंडिंग। तो आपके पास इस टाइम टोटल इक्विटी है 5,17,700, जबकि शेयर जो इशूड है वो ये 50,000 है। कॉमन स्टॉक इसके अलावा हमने कोई इशू नहीं किया, वापस हमने लिया था, दोबारा इशू कर दिया था जितना भी लिया था। तो इस टाइम जो मार्केट में टोटल शेयर इशू है वो 50,000 है। मार्केट में जो लोगों के पास आपके शेयर हैं वो पूरे 50,000 रुपये से हैं, इसलिए 50,000 है, 50,000 रुपये से नहीं है। गलत बात है, 1 रुपये का तो 50,000 रुपये से ही बनेंगे, लेकिन हमने नंबर ऑफ शेयर लिखने हैं, अमाउंट नहीं लिखने। तो 5,17,700 डिवाइड बाय 5,000 तो 50,000, तो हमारे पास आंसर आएगा 10.354। इतने से एक शेयर जो है वो बुक वैल्यू है। एक शेयर की बुक वैल्यू इस टाइम 10.354। ये था इसका बी ऑप्शन। अब हमें कहता है सी ऑप्शन में explain how the trade transaction in 2014 and 2015 were reported in the company statement of cash flow। बताएं जो ट्रेडी स्टॉक आपने पहले खरीदा था बाद में बेच दिया उसका कैश फ्लो पे क्या एक्सप्लेन करना है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या बताती है, वो सिर्फ ये बताती है कितना कैश आया और कितना गया। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, इन 2014 हमारे पास कैश आउटफ्लो था कि जब हमने ट्रेडी शेयर्स खरीदे तो 35,000 रुपया दिया, तो हमारे पास इन 2014 वी हैव अ कैश आउटफ्लो ऑफ रुपीज 35,000 बिकॉज वी परचेज द ट्रेडेड स्टॉक एंड गिव द अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स। एंड इन 2015 we have 40,000 cash inflow because we reissue the shares and receive the amount from the shareholders। तो 2014 में बेसिकली कैश जो है वो आउटफ्लो था, आपने 35,000 दिया था, शेयर खरीद लिए थे, और 2015 में कैश इनफ्लो है क्योंकि आपने 40,000 जो है वो लेकर शेयर दोबारा से इशू कर दिए। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11.8 मुकम्मल हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है हम 11.8 पहले हम कर लेते, तो ये आपने जेब में रखिएगा, गलती से 11.9 लिखा गया, तो ये 11.8 हमने सॉल्व किया। अब आ जाते हैं हम 11.9 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा अब इस सिलेबस का अकाउंटिंग के, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर क्योंकि तकरीबन तमाम चैप्टर की बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। सारे कंसेप्ट को इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 11.9। जब आप लेक्चर सुन रहे हो आपके पास बुक का पेज नंबर 515 ओपन होना चाहिए। प्रॉब्लम 11.9a। अर्ली इन 2011 Herndon Industries was formed with authorized to issue
2,50,000 शेयर और एट 10 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक। उसके जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो 2.5 लाख शेयर से है और एक शेयर की कीमत पार वैल्यू 10 रुपये है। और एट 30,000 शेयर ऑफ 100 पार वैल्यू और 30,000 शेयर जो है वो प्रेफरेंस है जिसकी पार वैल्यू 100 है। ड्यूरिंग 2011 ऑल दी प्रेफर्ड स्टॉक आर वाज इशू। 2011 में ही तमाम के तमाम प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दिए गए, मतलब 30,000 के 30,000 इशू कर देंगे, ज़रा 100 करेंगे, इसका मतलब है 30 लाख से जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू है। लेकिन कॉमन स्टॉक है वो सारे इशू नहीं हुए। एंड 1,20,000 शेयर, सिर्फ 1,20,000 शेयर इशू किए हैं कॉमन स्टॉक के, लेकिन वो 10 रुपये की बजाय 16 रुपये का इशू हुआ है। पार वैल्यू थी उसकी 10, लेकिन वो 16 रुपये का इशू हुआ। द प्रेफर्ड स्टॉक इज एंटाइटल्ड डिविडेंड। प्रेफर्ड स्टॉक को जो है 10% डिविडेंड देते हैं और उनको तब डिविडेंड देते हैं कॉमन स्टॉक से पहले। ज़ाहिर है प्रेफर्ड स्टॉक का नाम ये है कि हम उनको डिविडेंड हमेशा कॉमन स्टॉक से पहले देते हैं। जबकि प्रॉफिट की क्या सूरत हाल है वो उसने सेकंड पैराग्राफ में बताई है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years 2011 to 15, 11 से 15 तक द कंपनी अर्न इनकम टोटल 37 लाख। उसने जो टोटल इनकम कमाई है 5 सालों में वो 37 लाख रुपए है। एंड पेड डिविडेंड 50 सेंट पर शेयर ईच ईयर, और हर साल उसने अपने कॉमन स्टॉक को 50 सेंट जो है वो डिविडेंड दिया। और प्रेफर्ड को तो देना ही देना है 10%, जो पहले बात हुई है। आगे तीसरे पैराग्राफ में कुछ और बात कर रहा है। ऑन जनवरी 2013 यानी 2011 और 12 2 साल गुजरने के बाद 2013 में कंपनी परचेज 20,000 शेयर फॉर इट्स कॉमन स्टॉक इन दी ओपन मार्केट 4 लाख। कहता है उसने अपने शेयर खरीद लिए। अपने शेयर जब खरीदे लेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक। तो 2013 में आपने वो खरीद लिए ट्रेजरी स्टॉक जो कि 4 लाख रुपए से थे, यानी 4 लाख एक शेयर आपको पता है वो 10 रुपए का, इसका मतलब है 40,000 शेयर खरीद लिए उसने। On January 2015, it reissued 10,000 शेयर of its treasury stock for 2,50,000 और उसने अपने 10,000 शेयर जो हैं वो 2,50,000 से दोबारा से लोगों को इशू कर दिए हैं। The remaining 10,000 were still held in treasury bill और बाकी 10,000 भी अभी तक उसके पास मौजूद है। 31 दिसंबर 2015 तक भी 10,000 मौजूद हैं, जबकि जो 1 जनवरी 2015 को उसने आधे जो है वो दोबारा इशू कर दिए थे। प्रीपेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ हैंडन इंडस्ट्री एट December 31, और उसमें आपके पास इंक्लूड होनी चाहिए ट्रेजरी स्टॉक की भी कैलकुलेशन और साथ साथ रिटेन अर्निंग की भी कैलकुलेशन। पहले ये रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम ये रिक्वायरमेंट मुकम्मल कर लेते हैं। नंबर 1, आपने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाना है। इस तरीके को बनाना है एज ऑन 31 दिसंबर 2015। सबसे पहले हम इसमें जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेफर्ड स्टॉक, और उसका उसने बताया है पार वैल्यू जो है 100 है। तो इसका मतलब 30,000 से वो रजिस्टर्ड था और सारे के सारे उसने इशू कर दिए थे, तो 30 लाख रुपए से उसका जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक आ गया। उसके बाद उसने कॉमन स्टॉक की बात की है, लेकिन कॉमन स्टॉक जो है वो सारा इशू नहीं किया। कॉमन स्टॉक की जो पार वैल्यू है वो है 10, लेकिन उसने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन वो भी 10 का इशू नहीं किया, लेकिन आप पहले 10 से ही लिखेंगे उसको, तो ये 12 लाख से हो जाएंगे इशू। और इसके साथ साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लिए हैं, दैट इज एडिशनल पेड अप कैपिटल, पेड अप स्टॉक, जो कि आपने 1,20,000 इशू किए थे, वो 10 की बजाय 16 का इशू किया था, तो ये 7,20,000 रुपया इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमने प्रेफर्ड इशू कर दिए, ये कॉमन पार वैल्यू होगी, ये कॉमन की जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो कि हमने 10 वाला शेयर जो है वो 16 रुपए का इशू किया हुआ। अब इसके बाद हम लिखते हैं ऐड रिटेन अर्निंग, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ी है, और लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि ट्रेजरी स्टॉक में अगर कोई आपको फ़ायदा हो जाए तो हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगर उसमें कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन उससे पहले हम ज़रा रिटेन अर्निंग की बात कर लें। रिटेन अर्निंग में आपको बताया था इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है।
अर्निंग कैलकुलेशन में सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग। इस साल के शुरू में पिछले साल से तो कोई आपके पास पैसे जो हैं वो आपने रिटेन करके रखे हुए थे, उसके बाद ऐड करते हैं इसमें जो पूरे साल में आपने नेट प्रॉफिट कमाया और उसमें से लेस करते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड में बड़ी से यहाँ पे डिविडेंड आ जाएंगी बात, क्योंकि हमने कॉमन स्टॉक में भी देना है, प्रेफर्ड स्टॉक में भी, तो हम वो लेस करने की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई भी ओपनिंग रिटेन अर्निंग नहीं है हमारे पास। नेट प्रॉफिट जो है पूरे 5 सालों में आपने कमाया, दैट इज 37 लाख, तो ये आपने प्रॉफिट कमाया। अब इसमें से आपने डिविडेंड पे करना है। सबसे पहला डिविडेंड हमेशा प्रेफर्ड स्टॉक होता है, लेस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। तो प्रेफर्ड स्टॉक पे आप कैसे डिविडेंड देंगे? आपका जो टोटल प्रेफर्ड स्टॉक है वो 30 लाख रुपए से, और 1 साल का जो उसका डिविडेंड बनता है दैट इज 10%। तो जब आप 30 लाख का 10% करेंगे तो वो 3 लाख रुपया बनेगा। लेकिन आपने 5 सालों का 2011 तो प्रॉफिट 37 लाख रुपए आपको 5 सालों में हुआ है, 11 से 15, तो आप डिविडेंड भी 5 साल उसको पे करेंगे। तो हमारे पास ये जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो 3 और 5 ये 3 लाख 5 15 लाख रुपए आएगा। एक तो आपने 15 लाख रुपए प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड दिया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो है लेस कॉमन स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक, ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपने 1 जनवरी 2011 था, आपने टोटल 1,20,000 के शेयर इशू किए थे। जब 1 जनवरी 2011 था, आपने टोटल 1,20,000 के शेयर इशू किए थे। पहले साल आपको डिविडेंड 1,20,000 पे देना पड़ेगा, दूसरे साल भी आपको डिविडेंड 1,20,000 पे देना पड़ेगा। 2 साल आप पूरे 1,20,000 पे डिविडेंड देंगे। लेकिन 2011 में 12 गुजरने के बाद 2013 में ऐसा क्या हुआ कि अब 1,20,000 रुपये हम डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि उसने आपको लास्ट पैराग्राफ 3rd पैराग्राफ में बताया था जनवरी 2013 दी कंपनी परचेज 20,000 शेयर्स ऑफ इट्स ओन स्टॉक इन दी ओपन मार्केट। उसने 20 लाख शेयर वापस ले लिए थे। इसका मतलब है 2013 के एंड पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1,20,000 शेयर वालों को नहीं मिलेगा, 20,000 तो हमने वापस ले लिए तो सिर्फ 1 लाख पे मिलेगा। उसके बाद आपने उसको दोबारा जब इशू किया है 2013 और 14, ये 2 साल ऐसा ही रहा, आपने 20,000 शेयर अपने पास रखे। इसका मतलब है लोगों के पास अब 1 लाख थे, आपने 13 और 14 2 साल आपने फिर 1 लाख पे डिविडेंड दिया। लेकिन जनवरी 2015 में क्या हुआ, उसमें से आधे शेयर आपने फिर लोगों को इशू कर दिए। अब जब 2015 का डिविडेंड पड़ेगा वो ना 1 लाख पे पड़ेगा ना 1,20,000 पे पड़ेगा, क्योंकि हमने 20,000 खरीदे थे उसमें से 10 वापस किए तो लोगों के पास 1,10,000 होगा, तो 5वें साल जो डिविडेंड है वो 1,10,000 पे पड़ेगा। इसलिए पहला डिविडेंड जो है वो 1,20,000 शेयर पे उसने कहा 50 सेंट आपने डिविडेंड देना है, और ये कितने सालों के लिए देना है? 2 सालों के लिए, क्योंकि 11 और 12 को ये स्पेशल है। लेकिन 2013 में आपने 20,000 जो है शेयर दोबारा वापस ले लिए, तो लोगों के पास 1 लाख रह गया, उस पर आपने डिविडेंड देना है। और ये भी 2 माह ऐसी सिचुएशन, 2 साल ऐसी सिचुएशन रही 13 और 14। लेकिन 15 में जाके आपने 10,000 और लोगों को इशू कर दिए, तो लोगों के पास अब 1,10,000 हो गए, और 1 साल ये सिचुएशन रही है, तो 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे। तो 1,20,000 का जब हम हाफ करेंगे तो वो बनेगा 60,000, और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000। इसी तरह इसका हाफ करेंगे 50,000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, और इसी तरह ये 11 लाख का हाफ करेंगे तो 5,50,000। आई थिंक ये आंसर आएंगे, अलबत्ता हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1,20,000 पे आपने